अस्सलामुअलैकुम। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन किया गया कि ओवेरियन सिस्ट क्या होती हैं, ये क्यों बन जाती हैं, इनकी अलामात क्या हैं, कैसे डायग्नोज किया जा सकता है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओवेरियन सिस्ट क्या होती हैं। आप सब लोग अभी तक के सारे सेशन सुनने के बाद ये बात जान चुके होंगे कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ओवरीज़ हैं। ओवरीज़ पेट के निचले हिस्से में यूट्रस के दोनों साइड पे अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट। ये वो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जिनका साइज़ तकरीबन 3 to 4 सेंटीमीटर्स होता है और ये एग प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग मुझे स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं वो इस बात को जानते होंगे कि हर ओवरी के अंदर कितने फॉलिकल्स या कितने ओवेरियन एग्स मौजूद हैं, उनकी तादाद जो है वो 20 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, यानी जब कोई प्रेग्नेंट औरत जब वो 20 वीक्स पे पहुंचती है और जो फीटस है वो 20 वीक्स पे होता है, उसकी गेस्टेशनल एज, उस वक्त ये चीज़ डिसाइड हो जाती है और ओवरीज़ एक हॉल्टेड फेज़ में चली जाती हैं टिल द एज ऑफ मेनार्की, यानी 13 ईयर्स के एज तक वो ओवरीज़ हॉल्टेड स्टेट में रहती हैं जब इन ओवम की या इन एग्स की प्रोडक्शन ओवरीज़ के थ्रू शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि ओवेरियन सिस्ट क्या है। ओवेरियन सिस्ट आप यूँ समझ सकते हैं कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ बबल ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी। एक झिल्ली है या एक पानी की थैली है जो कि ओवरीज की सरफेस के ऊपर बन जाती है। इन बबल्स का साइज़ 3 to 4 सेंटीमीटर्स भी हो सकता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जिसे हम ह्यूज या कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ओवेरियन सिस्ट क्यों बन जाती है, यानी इनके बनने की क्या वजूहात होती हैं। पेशेंट इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमें बताएं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्या चेंज हुआ है कि हमारे अंदर ये ओवेरियन सिस्ट बन गई है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओवेरियन सिस्ट या तो फंक्शनल सिस्ट होती हैं या फिर वो ट्यूमरस सिस्ट होती हैं। फंक्शनल सिस्ट के बारे में आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो ये वो सिस्ट हैं जो कि हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से अंडेदानियों के अंदर बन जाती हैं। इनको हम फॉलिकुलर सिस्ट भी कह सकते हैं और समटाइम्स ओवुलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बच जाता है वो भी एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर देता है, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट कहते हैं। आई होप सो कि अभी तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो फंक्शनल सिस्ट हैं उनके अंदर फॉलिकुलर सिस्ट हो सकती है या फिर कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट हो सकती है। इन सिस्ट का साइज़ जो कि फंक्शनल है यानी जो हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ रिलेटेड है, यूजुअली इनका साइज़ 5 सेंटीमीटर से कम तक ही रहता है। अब बात करते हैं ट्यूमरस सिस्ट के बारे में। आप लोगों ने ट्यूमर का नाम सुनकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ट्यूमर्स कैन बी बिनाइन और ट्यूमर्स कैन बी मेलिग्नेंट एज वेल। बिनाइन का मतलब ये है कि ये वो रसोलियाँ या ये वो पानी की थैलियाँ या ओवेरियन सिस्ट हैं जो कि लेटर ऑन किसी भी सूरत में मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अगर ऐसी सिस्ट मौजूद है तो इसकी ट्रीटमेंट अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। जो ट्यूमरस सिस्ट में बिनाइन सिस्ट हैं, यूजुअली इनको सर्जरी के थ्रू ट्रीट किया जाता है। जो सिस्ट बिनाइन नहीं होती उनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो मेलिग्नेंट हैं और उनका तरीका इलाज थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। पेशेंट किन सिम्टम्स के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है, यानी ओवेरियन सिस्ट की क्या क्या अलामात हो सकती हैं। ओवेरियन सिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट नहीं होती, ये एसिम्टोमेटिक होती हैं और पेशेंट अपने किसी और इशू के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करवाते हैं या उनके गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के दौरान ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है जिसमें ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज हो जाती है। ये तो इसकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है। बाज़ औक़ात पेन इन द लोअर टमी कैन बी देयर और सिस्ट बाज़-औक़ात पेन कॉज कर रही होती है बिकॉज उसका साइज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है और ये पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं या जो पेरिटोनियम है उसको इरिटेट कर रही है। ऐसी सूरत हाल में पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अगर ये सिस्ट बॉवल को या ब्लैडर को इरिटेट कर रही है तो बॉवल या ब्लैडर के जो सिम्टम्स हैं वो आएंगे और प्रेशर सिम्टम्स एक्सर्ट होंगे, जिसमें डायरिया ऑल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन या यूरिनरी ट्रैक्ट के कुछ सिम्टम्स जैसे फ्रीक्वेंसी या अर्जेंसी शामिल हैं, ये हो सकते हैं।
जहाँ तक पेन की बात है, अगर यूजुअली जो पेन है वो एक डल, एकिंग और कॉन्टीन्यूस पेन है, अगर ये पेन किसी भी एक्यूट सिम्टम में कन्वर्ट हो जाती है या शदीद दर्द में कन्वर्ट हो जाती है, तो दैट मीन्स कि जो ओवरी या ओवेरियन सिस्ट है वो किसी भी कॉम्प्लिकेशन का शिकार होगी एंड नाउ इट इज़ अ हाई टाइम कि आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। ये तो थी वो अलामात जो कि ओवेरियन सिस्ट वाले पेशेंट्स फेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमने इसको डायग्नोज किस तरह से करना है। अगर आपको इन सब सिम्टम्स में किसी भी किस्म का कोई सिम्टम है तो आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। जो प्राइम डायग्नोस्टिक टूल है दैट लाइज विद द डायग्नोस्टिक इमेजिंग। अल्ट्रासाउंड हमारे पास वो बेसिक टूल है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो सिस्ट मौजूद है इसका साइज़ क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं मौजूद एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट अपने किसी और रीज़न की वजह से एडवांस्ड इमेजिंग करवा रहे होते हैं, सीटी करवा रहे होते हैं या एमआरआई करवा रहे होते हैं, तो उस सूरत हाल में भी सिस्ट डायग्नोज हो जाती है। अलॉन्ग विद अल्ट्रासाउंड एंड एडवांस्ड इमेजिंग, क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। क्लिनिकल एग्जामिनेशन मीन्स जो गायनेकोलॉजिस्ट आपका एग्जामिनेशन करेगा उसमें बाज़ औक़ात अगर सिस्ट का साइज़ बहुत बड़ा है तो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से यानी पेट के मुआयने से भी अंदाज़ा हो जाता है कि कोई ट्यूमर मौजूद है या कोई सिस्ट मौजूद है जिसको इन्वेस्टिगेट होना लाजमी है। ये तो बात कर रहे थे हम डायग्नोस्टिक टूल की। वंस अगर हमारे पास ये सिस्ट डायग्नोज हो गई है तो अब हमने क्या करना है। ये एक कैच पॉइंट वाली चीज़ है जिसको आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है। अगर ये सिस्ट फंक्शनल सिस्ट है जो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, दैट मीन्स कि ये सिस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बनी है, तो इसका एम ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू वेट एंड वॉच, वेट एंड सी ओनली। हमने इसके लिए जस्ट इंतज़ार करना है एंड वी यूजुअली गिव हार्मोनल पिल्स ताकि इम्बैलेंस को करेक्ट किया जा सके। और ये सिस्ट 3 to 6 मंथ्स में यूजुअली डिसअपीयर हो जाती हैं। यही वजह है कि इनको फंक्शनल सिस्ट कहा जाता है। अगर 3 to 6 मंथ्स में कोई सिस्ट रिकवर नहीं हुई या उसकी जो अपीयरेंस है वो ख़त्म नहीं हुई, दैट मीन्स कि इस सिस्ट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। मीन्स उसके फ्यूचर जो फीचर्स हैं उनके बारे में देखा जाता है कि इसके अंदर ब्लड फ्लो कैसा है, इसके अंदर सेप्टेशंस तो नहीं है, मीन्स के सिस्ट के कुछ हिस्से तो नहीं बने हुए, इसकी सरफेस इरेगुलर तो नहीं है, और डिफरेंट पैरामीटर से रिस्क इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई सिस्ट ट्यूमरस है, चाहे वो बेनाइन है, वो मैलिग्नेंट है और उसका साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो यूजुअली उसका जो प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट ऑप्शन है दैट इज़ सर्जरी। सर्जरी के थ्रू उस सिस्ट को रिमूव करके भेजा जाता है फॉर हिस्टोपैथोलॉजी ऑब्जर्वेशन और उसके टिश्यू का सैंपल किया जाता है ताकि देखा जा सके कि ये टाइप ऑफ द सिस्ट क्या है और आइदर इसमें मैलिग्नेंसी का पोटेंशियल है या नहीं है। आफ्टर द ट्रीटमेंट पेशेंट्स को ये गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि 10 to 12% बिनाइन कंडीशंस में भी सिस्ट का जो रिकरेंस है वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन इन केस ऑफ मैलिग्नेंसी इट इज़ रिकमेंडेड, अगर किसी सिस्ट के अंदर मैलिग्नेंसी आ जाए तो रिकमेंडेड होता है कि जितना भी जो फीमेल पैल्विक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिसमें यूट्रस, ट्यूब्स एंड ऑपोजिट साइड जो ओवरी की है उसको रिमूव कर दिया जाए ताकि मैलिग्नेंट सेल्स से छुटकारा पाया जा सके। यहाँ पर मैं एंडोमेट्रोटिक सिस्ट को डेलिब्रेटली मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया है क्योंकि वो अलहदा से एक वास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंडोमेट्रोटिक सिस्ट के बारे में यहाँ पे ये बताती चलूँ कि ये ब्लड फिल्ड सिस्ट है जो कि रेगुलर साइकिल के दौरान में बहुत ज़्यादा पेन कॉज करती है या डिस्मेनोरिया कॉज करती है। आई होप सो कि ओवेरियन सिस्ट के बारे में ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।